या कोई डाउट है? कुछ एक बार जो दिन हमने जो भी डिस्कस किया उसके बेस पर आपको अगर ऐसे दिया जाए कि एक लाइन है, ये दोनों स्क्यू लाइन थे, क्या होते वैसे डेफिनेशन ऑफ स्क्यू लाइन? सपोज यहाँ पर एक दिया हुआ है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4/3 इक्वल टू y माइनस 2/5 इक्वल टू z माइनस 1/7। ठीक है, दोनों स्क्यू लाइन है और मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट लाइन का इक्वेशन। कैसे निकालना? दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट लाइन का इक्वेशन। शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब शॉर्टेस्ट लाइन कौन सा होगा? मतलब क्या होगा जो दोनों के साथ ही है। तो आपको कैसी लाइन चाहिए जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर? कैसे निकालेंगे? आपके सामने कैसा क्वेश्चन आ गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो चलो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लास्ट क्लास में उसको अप्लाई करूंगा, डिस्टेंस का आ जाएगा। जब डिस्टेंस नहीं तो इस लाइन की इक्वेशन A1 वो A1 A2 प्लस B1 B2 वाला लगाएंगे दोनों लाइन दोनों का दोनों के ऊपर वाले 0 हो जाएगा। तो 3a प्लस 5b प्लस 7c 0 है, 2a प्लस 3b प्लस 4c 0 है। ठीक है, लगा लिया। इसे दो रिलेशन उससे मिलेंगे, उसमें सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट वाला। ठीक है, abc मिल गया। इससे डायरेक्शन है और वो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपका लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट की तो मेन टेंशन है, फुट कैसे ढूंढोगे? फुट किसी पॉइंट का ढूंढा जाता है। लाइन का फुट कैसे ढूंढते? लाइन का फुट कौन सा होता है? तो ये कैसे ढूंढोगे? हाँ, इसको फुट तो कैसे ढूंढोगे? ढूंढना तो वही पड़ेगा, बट कैसे वही तो जानना है मेरे को आप लोगों से। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया उसके हिसाब से आपको, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। राइट, मेरे पास दोनों में कुछ भी नहीं है। तो फिक्स पॉइंट कैसे निकाले, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले? मैंने क्या बताया आप लोग को लास्ट क्लास में, पॉइंट के बाद जब भी आएगी फिर वो कुछ भी क्यों ना ढूंढना, तो क्या करना है? क्या करना है? पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है। ये दिमाग में आपका स्प्लिट हो जाना चाहिए। नींद में उठा के पॉइंट ढूंढना हो 3D में तो क्या करने का? तो पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। राइट, तो मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए। तो इन तीनों के रेशियो किसी के इक्वल में होगा, R1 के इक्वल है। ये भी किसी के इक्वल होगा, तो R2 के इक्वल है। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे। क्या मिलेगा? 2R1 + 1, 3R1 - 1, 4R1 + 3। ये पी मूव करता रहेगा, तो कभी ना कभी यहाँ पर भी आएगा। जब यहाँ आएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्लेस के लिए कुछ ना कुछ R1 होगा जो हमें नहीं पता है यहाँ का। इसको मैं क्यों नाम दे देता हूँ। तो क्या होगा? 3R2 + 4, 5R2 + 2, 7R2 + 1। वही लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। मूव करता रहेगा, करते करते कभी यहाँ पर भी आएगा, जब यहाँ आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई R2 एग्जिस्ट करता होगा, बट अपने को नहीं पता कि R1 और R2 क्या है। ठीक है, अब कितना अननोन है? 2। कितना अननोन है? 2। इस PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना? 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना? इसमें से इसको माइनस कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? 3R2 - 2R1 + 3। इसमें से इसको माइनस कर लूंगा तो 5R2 - 3R1 + 3। इसमें से इसको माइनस कर लूंगा तो 7R2 - 4R1 - 2। ये इस लाइन का क्या मिला? डायरेक्शन रेशियो। मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है,
मुझे इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो क्या रिलेशन? A1 into 2 into this plus 3 into this plus 4 into this equal to 0. सेम इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो 3 into this plus 5 into this plus 7 into this equal to 0. कितने रिलेशन मिले? कितना नॉन है? तो R1 R2 दोनों मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन ही मिलने वाला R1 R2 में। R1 R2 मिला तो हो गया सब कुछ। R1 R2 मिला तो आप लोग का डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया, और R1 को अगर यहाँ रख दूंगा तो P पॉइंट मिल जाएगा, और R2 को रखो तो Q पॉइंट मिल जाएगा। आपको जबकि वो लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए किसी एक पॉइंट की जरूरत है, या तो P यूज करो या तो Q यूज करो। अगर हो सकता है कि P यूज करो ऑप्शन में होता ही ना, क्योंकि इसमें कि आपको एक ही लाइन से दो इक्वेशन आएंगे, एक इस फिक्स पॉइंट को लेकर एक बार, इसलिए वो दो इक्वेशन लिखते हैं। 3D में पॉसिबिलिटी आप इसको लेके पुट करो तो आप इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस लाइन के इक्वेशन देख लो, अगर ये रखते हो तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप ये देखो, इसलिए आपको दो अलग अलग दिखेंगे। सबको उसमें कोई एक ऑप्शन में से पता चल जाएगा। अब एडवांस का क्वेश्चन होगा तो मोर देन वन करेक्ट में देंगे, इसमें दोनों आंसर दिए होंगे आपको, समझ आ गया? तो कभी भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करो तो क्या चाहिए? पॉइंट एंड डायरेक्शन। अब पॉइंट के लिए क्या करना है? पैरामीट्रिक पॉइंट, फिर वो फुट फाइंड करना हो, इमेज फाइंड करना हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना, कुछ भी। क्लियर? तो ज्यादा कुछ था नहीं लाइनिंग स्पेस में, जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर डीपी अगर आपने कर लिया है तो उससे क्वेश्चन बनेगा। इसमें जब एक A2 minus A1 cross dot B1 cross B2 divided by mod of B1 cross B2, ये उसका वेक्टर फॉर्म था, इसी का कार्टेशियन फॉर्म था। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 divided by root of a1 b2 minus a2 b1 का होल स्क्वायर, ये दोनों की जोड़ी, प्लस b1 c2 minus b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 minus a2 c1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक फायदा अगर ये फॉर्मूला से, जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा हो, कैसे पता कर सकते हैं? क्या मेथड सीखना है? दो लाइन अगर जैसे ये मान लेते हैं कि दोनों लाइन दिया हुआ है, आपको पता करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे पता करना? और वो बिना थोड़ा मुझे लगता है कि तुम लोग डिबेट भी कर पाए एक भी, तुम लोग को मेथड ही अब सब भूल गए तुम लोग पूरा लाइन इंटरसेक्ट। क्या मेथड सीखा है? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे चेक करने को बोला था लास्ट क्लास में? पढ़ो, देखो लिखा होगा तो, अरे लिखते तो कहाँ कुछ लोग, तो प्लेन कैसे पढ़ाऊंगा जब तुम्हें यही नहीं याद है कि लाइन स्पेस में क्या पढ़ लो तुम लोग? तो एक चीज अच्छे से समझो, अब तो तुम्हारे पास टाइम है ना, अब जो ये जो 2 महीने बचे बेसिकली, अब आपकी ये जो तुम लोगों ने 18 महीने जो भी मेहनत किया है, ये 18 महीने की मेहनत कुछ काम नहीं है अगर 2 महीने तुमने सिस्टमेटिक मेहनत नहीं की। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनकी 18 महीने में 100 मार्क्स से कभी ज्यादा नहीं है, पर उन्होंने 2 महीने बहुत सिस्टमेटिक मेहनत कर एक्चुअल एग्जाम उन लोगों ने 200 खोलता है। और ऐसे भी मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ कि जिन्होंने 18 महीने में हमेशा 150 के ऊपर मार्क्स लाए, बट लास्ट 2 महीने में बेवकूफियां कर दी और फिर वो 100 पे भी नहीं पहुंचे। ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए आप लोगों का। वेक्टर थ्योरी वो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो वेक्टर थ्योरी का अगर मैंने पढ़ाया तो उस दिन बाकी जो भी आपका मन से आ रहा हो वो तो ठीक है करो, बट ये जो काम किया वो तो उस दिन हो ही जाना चाहिए, जो आप लोग नहीं किए। मैंने पहले की बता दें, वेक्टर थ्योरी बहुत स्कोरिंग है, आराम से स्कोर बनेगा, इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, और इसके जितना वेटेज किसी का भी नहीं होता एक्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों से शायद किसी का बनेगा एग्जाम। आपने देखा है ना हर क्वेश्चन कैसे होते, हर 10 में से 8 में फंसते थे आप लोग। हाँ, बहुत इजी आ गया कि भाई हाँ किंग्स रूल का क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, बट इसमें ऐसा नहीं आने वाला है, राइट। और इसका वेटेज आप देखो, पीवाईक्यू में कम से कम 450 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आप कोई चैप्टर से नहीं देखे होंगे,
तो आपको और कितना बहुत सिंपल है, वही 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए वापस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट ढूंढना है तो क्या करना है, पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है। क्या करना है, पैरामेट्रिक पॉइंट लेना। अगर मुझे कोई भी दो लाइन दे दे, तो कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, x+1/3 y-4/7 z-2/9 एंड x-3/1 y+2/3 z-4/8, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे चेक करना। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे पता चला कि मैं पॉइंट की बात है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का पहले पैरामेट्रिक पॉइंट ले लूंगा। तो एक को ले लेता हूँ R1, एक को ले लेता हूँ R2 को। कोई भी वेरिएबल का आपका मर्जी जो नाम देना दे दो। तो दोनों लाइन का आपको क्या मिल जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट तो ठीक नहीं घूमता रहता है। हाँ, नो डाउट जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो R1 और R2 चेंज होगा, राइट। पर हर प्लेस के लिए कोई ना कोई R1 होगा और हर प्लेस के लिए कोई ना कोई R2 भी होगा। तो मैंने इसको लिया R1, इसको लिया R2, और मैं पहले से मान के चलूंगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो ही रहे। मेरे असम्पशन गलत भी हो सकता है। मैंने अज्यूम कर लिया अगर इंटरसेक्ट कर, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, 3R1 -1 7R1 +4 9R1 +2 और इसका R2 +3 3R1 -2 8R2 +4। अब ये P अगर इस लाइन का मूवेबल पॉइंट तो घूमते घूमते कभी तो यहाँ आएगा, और Q अगर इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट तो घूमते घूमते कभी तो यहाँ आएगा। ये कब आएगा, जब मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इन दोनों को सेम नहीं होना पड़ेगा इस जगह पर। तो सेम होने के लिए क्या करूँगा, एक को डिलीट को सेम होना पड़ेगा। X को इक्वेट करूंगा, एक रिलेशन मिलेगा R1 R2 में, Y को इक्वेट करूंगा तो एक रिलेशन मिलेगा R1 R2। दो इक्वेशन, दो अननोन, R1 R2 तो वैल्यू मिल गया। बढ़िया, मेरे असम्पशन था इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब मेरे असम्पशन सही कब माना जाएगा, R1 R2 मिलो Z में डालूंगा जिसको मैंने अभी तक इक्वेट नहीं किया। अगर मेरी वैल्यू सेम आ गई तो मेरे असम्पशन सही हो जाएगा। तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो ठीक है, R1 या R2 जो भी मिला होगा पुट कर लूंगा। इसमें R1 रखूंगा तो भी वही आएगा, R2 रखूंगा तो भी वही आएगा। ये था आप लोगों का इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं वो पता करने के लिए, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, राइट। बट अगर अब मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं इतना ही चेक करना, मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए, तो फिर अपने ये मेथड नहीं यूज करूंगा। तो फिर मैं इसको यूज कर लूंगा। मैं इतना ये डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको, मैं इतना सोल्व कर लूंगा। इसका आंसर 0 आ गया तो मैं कंफर्म हूँ कि इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर 0 आने का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट 0 कब होगा, इससे मिल जाएगा। बट इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, उसके लिए तो फिर आपको यही मेथड करना पड़ेगा। बट हाँ, सिर्फ चेक ही करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं करना है, तो फिर अब ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा, फिर मैं ये सोल्व कर लूंगा। क्योंकि x2 मतलब उसमें फिक्स तो पॉइंट है, x1 y1 z1 कितना है इसका, -1 4 और 2, x2 y2 z2 कितना है 3 -2 और 4, a1 b1 c1 कितना है 3 7 9, a2 b2 c2 कितना है 1 8, वो पुट कर लूंगा डायरेक्टली। ठीक है, राइट। तो जो भी आप लोगों को बताया गया है लास्ट क्लास में, अगर लिखा नहीं है तो रिकॉर्डिंग रेफर करो, नोट्स बनाओ। आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए कि भाई आप लोगों को इस पूरा जो टाइम है आप लोगों को उसको किस तरह से आप लोग करते हो इसमें है ना, ये बहुत मैटर करने वाला है, राइट। टेस्ट जो भी दे रहे हो ठीक है, उसका रीडिंग करो तो उसका प्रॉपर एनालिसिस। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कंसेप्ट नोटबुक बनाई थी कि नहीं, बताया तो जाता था आपको बताया जाता था कि मिस्टेक की नोट्स ही बनाओ। मुझे पता है कि इसमें से मैक्सिमम बच्चों ने नहीं बनाई होगी, मैक्सिमम बच्चे एनालिसिस भी नहीं करते थे। पर अब जो बचा है, अब जो कर लिया वो छोड़ दो, अब जो उसका तो वापस बात करके रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। जब आगे जाकर रिग्रेट हो तो अब क्या करना है मुझे 60 डेज, एग्जैक्टली 60 डेज आज 18 थे, आपको 21 से आपके एग्जाम चालू हो रहे, मान के चलो कि आपको फर्स्ट डे एग्जाम है तो आपके कितने दिन है 62 डेज। अब ये 62 डेज में क्या करोगे आप लोग, है ना, वो सबसे मैटर करने वाला है। तो लड़ाई के 18 महीने क्या वो मैटर नहीं करने वाला है, ये 2 महीने जब 60 डेज 62 डेज उसमें क्या करना लो सब कुछ मैटर करेगा। वैसे जब तक सुना भी मत जिसको आपको बताया कि भाई ये मेरे लिए टफ है,
है ना, जिसने मैंने 2 साल में मैंने कभी नहीं किया, या कभी किया भी है तो मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ा। तो वैसे चैप्टर्स को छूना नहीं चाहिए, फिर वो 3 में से कोई भी सब्जेक्ट छूना। जिसको आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कौन सा? केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ अभी तक का जो भी हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर करने का सब कुछ आप लोगों का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में आने वाला है। चार्ट जाओ एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डीएनएस ब्लॉक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं इन सब चैप्टर्स में, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट आप जा सकते कि हाँ इसमें चैप्टर्स मैंने 2-3 बार रिवाइज करा था तो उसमें तो क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर ही लूंगा, राइट। आपका मैथ्स अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैथ्स कितना भी अच्छा हो, पेपर हमेशा टफ आता है, इस बार भी टफ आएगा, राइट। इस बार भी टफ आएगा। तो मैथ्स में तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने अगर जिनका बहुत अच्छा मैथ्स है तो बात अलग है, तो उनके रैंक बहुत अच्छा देंगे, बट अभी तो आप लोगों का जो पूरे 2 साल का जो बिहेवियर रहा है उसमें से 1-2 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सबका तो टारगेट बस ये होना चाहिए कुछ भी करके मेरे 170 to 180 मार्क्स आ जाए मैक्सिमम। इसमें 1-2 बच्चे छोड़ दो, बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ ठीक। आप लोग का अभी तक तो जेडब्ल्यू का परफॉर्मेंस रहा है, जो आप लोगों ने मेहनत की है जेडब्ल्यू के लिए, है ना, रियलिस्टिक अगर सोचे। अब ऐसा तो नहीं होना है कि मैं 2 महीने में ऐसा कुछ जादू हो जाएगा कि भाई मेरे 300 में से 250 आ जाएंगे। काफी लोगों के यहाँ पर बैठे हुए तक कितने टेस्ट सारे मिला के 250 नहीं हुए, एक टेस्ट में कैसे लिया होगा? तो रियलिस्टिक वो नहीं है। तो रियलिस्टिक क्या है भाई, मेरा टारगेट बस इतना है कि 170-180 आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट आपके लिए कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? 2 रीजन। एक तो बीच में बोर्ड आएगा, बोर्ड के बाद आपको कितना टाइम मिलने वाला है? गुजरात बोर्ड वाले जो है यहाँ पर है कोई गुजरात बोर्ड वाले, हाँ, तो गुजरात बोर्ड जो आप लोगों के एग्जाम 11 तारीख को खत्म हो रहा है। 11 तारीख के बाद 2 दिन हम लोग एग्जाम देते हैं तो फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं कि बोर्ड खत्म किया हमने, तो कोई तीर नहीं मारते बोर्ड में, बट फिर भी ऐसा होता है बोर्ड की एग्जाम दी तो 2 दिन निकल जाने वाले, तो आपके सोचते 15 दिन बचता है। 1 तारीख से वापस अप्रैल से एग्जाम है आप लोगों की, तो 15 दिन में तब क्या करोगे? तो रिविजन ही होगा उस टाइम पर। और उस टाइम पर हमारे साथ जब आप लोग एग्जाम दोगे तो आपके साथ सबसे ज्यादा हर्डल देने वाले होंगे बच्चे ड्रॉपर। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ नहीं होने वाला है, उनका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट होता ही नहीं है। जो भी ड्रॉप लेता है, और बहुत सारे होते हैं, अगर 14 लाख बच्चे अगर 11-12 साइंस लेने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं इंडिया में। हर बच्चा जेडब्ल्यू का फॉर्म नहीं भरता है, क्योंकि जो रिमोट प्लेस पे है यार उन्होंने कभी जेडब्ल्यू की तैयारी नहीं की होगी, उनको पता ही नहीं है क्या करना है, जहाँ पर ना नेट पहुंचा है, तो गाँव है इंडिया में। तो ऐसे तो बहुत पीछे क्लास लोग होते हैं नॉर्मली, बट उसमें से मान लेते हैं कि 14 से 15 लाख बच्चे जेडब्ल्यू देते हैं, तो 14 to 15 लाख जो जेडब्ल्यू का फॉर्म भरते हैं उसमें सब मान के चलो कि 4 से 5 लाख तो ड्रॉपर्स ही होते हैं हर साल। और वो आपके साथ जेडब्ल्यू मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो टेस्ट नहीं देंगे और एग्जाम देंगे, बट उनका गोल वो नहीं है। उनका गोल कौन सा वाला है? अप्रैल, क्योंकि उनको बीच में बोर्ड नहीं देना, और उन्होंने ड्रॉप लेने का डिसाइड भी कब किया होता है? जब काउंसलिंग खत्म हो जाता है, और काउंसलिंग खत्म होता है तो अगस्त आ जाता है। तो अगस्त में जब उन्होंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, उन ड्रॉपर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2 साल मेहनत की थी, बट समाओ कोई भी रीजन से अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, कि तबियत खराब हो गई उस टाइम पर, घर पे कुछ किसी की डेथ हो गई तो उसी में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, जो भी जिसकी वजह से अब जिन्होंने मेहनत की थी ऐसे ड्रॉपर से डरने की जरूरत। अब जिन्होंने ऐसे लोगों से 11-12 में मेहनत नहीं की और वो सोचते हैं कि मैं कल ड्रॉप लेके कुछ चीज कर लूंगा और मैं कुछ बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, उनसे डरने की जरूरत है। अब जब 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका गोल था मुझे IIT ही जाना है, और वो जब ड्रॉप लेते हैं तो उनका गोल होता है अप्रैल, और वो अप्रैल फोड़ते हैं, लिटरली फोड़ते हैं, और वो जब अप्रैल में आपके साथ देंगे। इसलिए जो 180 मार्क्स में अगर आप लोगों के जनवरी अटेम्प्ट में अगर 99.5% आ रहा था, वही लेवल का पेपर अगर अप्रैल में आता तब आपके 180 आएंगे, तो आपके सिर्फ 98.5% ही होंगे। ये तो नॉर्मलाइजेशन पे चलता है ना, आपके स्लॉट में कितने बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, और आपका पेपर कैसा था, उस पर पूरा नॉर्मलाइजेशन होता है। इसलिए अगर पेपर टफ आता है तो फिर हमारे सबके लिए टफ है। काफी लोग ये भी डरते सर उसके ज्यादा परसेंटाइल इसलिए है कि उसका पेपर इजी था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, आपके स्लॉट में आपके लिए इजी था तो सबके लिए इजी था। आपके स्लॉट में अगर आपके लिए टफ था तो सबके लिए टफ था। आपका स्लॉट का नॉर्मलाइजेशन दूसरे स्लॉट के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है ना, इसलिए वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा पेपर कैसा आएगा। राइट, इसलिए आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, मान के चलो सेकंड अटेम्प्ट आपके पास एक ही, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में जो आप कर सकते हो वही आपके लिए वो है कि भाई मुझे 130-180 स्कोर ले आने एनी हाउ, एनआईटी या ट्रिपल आईटी मेरे को सिक्योर कर लेना है ना, उस लेवल की कॉलेज सिक्योर हो जाते हैं जिसमें टेंशन फ्री हो जाता हूँ। तो फिर मेरा पूरा फोकस अब क्या होगा, जेडब्ल्यू एडवांस। बोल तो जेडब्ल्यू एडवांस होना, तो इस बार अच्छी बात ये कि इस बार का पेपर जेडब्ल्यू एडवांस का आइडियल रूट की बना रहा है। राइटर रूट में हमने 2 साल पेपर बना, एक 2004 में बना था और एक 2019 में बनाया था, और ये दोनों पेपर मॉडरेट है, ये टफ नहीं है। तो होपफुली कि वापस वैसा ही कुछ आए तो हमारे लिए थोड़ा सी इजी हो जाएगा। राइट, तो अब ये जो आप लोगों के पास अब जनवरी का अटेम्प्ट लेके चल रहे हो, तो कितने दिन आपके पास, 62 डेज की। अब ये 62 डेज में आपके रोज की जिस दिन एटलीस्ट कोचिंग नहीं है उस दिन आप लोगों की कम से कम 12 से 15 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, और वो सिंसियर वाली। एक होता है मैं बुक लेके बैठा हूँ, पेरेंट भी खुद के बच्चा बहुत पढ़ रहा है तो बच्चे का ध्यान उसमें है ही, है ना। वो रिजल्ट और नहीं होने की बहुत सारी चीजें हो सकती है कि भाई मैंने सर पूरे 1.5 साल तो पढ़ा नहीं, तो क्या पढ़ के फायदा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसी चीजें होगी, छोड़ने की भी इच्छाएं होगी, बट उस टाइम पर बस छोड़ना नहीं है क्योंकि इतना टाइम दिया ही है, तब 2 महीने अच्छे से दे दो। और कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वॉलंटियर एक 1 भी जिसका आने वाले उसको भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम हॉल के अंदर, जब वो पेपर देखेगा पहले 15 मिनट में उसको समझ में आ जाएगा पेपर कैसा है, और पहले आधे घंटे में अगर उसने 20-25 क्वेश्चन कर लिए सही तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस एक ही जगह से आता है, कोई दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं होती, पढ़ाई करने से थोड़ी कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मार्क्स से कॉन्फिडेंस आता है। अब जितनी भी टेस्ट हो रही है वो टेस्ट इतनी अच्छे से तो आप लोग एनालिसिस के साथ कि क्वेश्चन नहीं बना मेरा, तो घर जाके सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बना। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, जब आप पेपर दोगे एक होगा, तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ क्या करना है। जब आपके 60 डेज आज जाके पहला काम आपके होना कि तीनों सब्जेक्ट में आप एक डिसाइड कर लो कि ये चैप्टर्स मेरे लिए इजी है। इजी मतलब कि भाई ये चैप्टर्स को मुझे बस रिवाइज करना है, मैंने किया हुआ अपने टाइम पर अच्छे से, हाँ थोड़ा बहुत उससे भूल गया हो, राइट। वो चैप्टर्स पढ़ो, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहले भी बनाएगा तो भी वापस बनाओ एक बार, ठीक है, तो वापस वो दिमाग में फिट जाएगा। शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला थी, और जब हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला फिट में लो चैप्टर 2-3 पेज में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट पे आपके 15 मिनट का चल रहा है, तो शॉर्ट नोट्स का है ना। इतना शॉर्ट नोट्स का पढ़ो तो आपको पूरा थियरी दिमाग में आ जाए वापस, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, उसके फिर प्रैक्टिस भी तो करोगे। अब अभी प्रैक्टिस करने के लिए ना मॉड्यूल सुनने की जरूरत है क्योंकि टाइम ही नहीं है, ना असाइनमेंट सुनने की जरूरत है। क्या करना है आपको, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको सिर्फ कितने पीवाईक्यू करना है, लास्ट के 4 से 5 साल 21 to 25 मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे उसमें, है ना। कितना करना है पूरे सिलेबस में, मेरे हिसाब से 60 चैप्टर्स तो होंगी, 11-12 मिला लो, तीनों सब्जेक्ट मिला लो तो ज्यादा होंगे, है ना, 65-70 चैप्टर्स होंगे। बट आपको मैं उसमें से 30-40 चैप्टर्स ऐसे बता सकता हूँ, 35 to 40 चैप्टर्स, कि अगर एक मोमेंट पर अगर जिन्होंने 7 पूरे किए वो तो पूरे पे फोकस करेगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हुए, मुझे पता है कि जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। और उस पर अब हमें क्या करना है, तो वो 35 to 40 चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर्स का वेटेज वो कैसे, मतलब मेरे इमोशन से नहीं बता रहा हूँ, वो अभी तक का जो एनालिसिस है, अभी तक तो स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं कि भाई इतने टाइम में किसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर्स का एक लिस्ट मैं आपको ऐसा कुछ शेयर कर दूंगा, ये चैप्टर्स आप लोग कर लो। उसमें भी जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं कि लाइक डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2-3 सब टॉपिक्स आपने देखा होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 10 में से 2-3 या ज्यादा क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं जो या तो किंग्स रूल से होता है, या तो डिवीजन वाला होता है। डिवीजन मतलब जो नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, पीस वाइज फंक्शन, जिसको ब्रेक करना पड़ता है,
है ना। ये दो टाइप के क्वेश्चन आप कर लो उसमें, अगर पहले नहीं किया है तो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट कर लो अगर नहीं किया है तो पूरा, बाकी सब डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से क्या होगा, एक दो क्वेश्चन ही तो आएंगे, छोड़ देंगे अपने ऊपर से 370 अपना टारगेट है 171 उतना ही टारगेट है। वैसे हर सब्जेक्ट में से कोई ना कोई टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिसको लास्ट मिनट पर नहीं करना है। तब अपना एक लिस्ट बनाओ, इजी चैप्टर जो आप पहले कर चुके हो एक बार रिवाइज करोगे याद आ जाएगा, मॉडरेट चैप्टर जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एक टफ चैप्टर कि जिसको मेरे पल्ले नहीं पड़ता। टफ चैप्टर्स अवॉइड करो, देखने के सिर्फ फॉर्मूला देख लो। रोटेशनल मैकेनिक्स का सबसे टफ माना जाता है फिजिक्स का, है ना, या फिर फ्लूइड्स हो गया, काफी बच्चों को फ्लूइड्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारे अगर आपने नहीं किया पहले तब मत करो, बट हाँ उसकी फॉर्मूला देख लो। काफी बार ये भी होता है कि जो सबसे टफ चैप्टर तो उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला लगो आंसर आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे ब्लैंक, ठीक है। तो आप वो लिस्ट बना के आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे पहले 40 दिन 60 डेज आप 40 10 डेज में स्प्लिट कर लो, पूरे पहले 40 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर रोज आप एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर भी पकड़ोगे तो 40 से ज्यादा चैप्टर नहीं होने वाले। जब मैं बोलता हूँ पीएनसी, तो पीएनसी तो ऑलरेडी एक ही चैप्टर है, उसको फिर आप 2 चैप्टर्स का काउंट मत करो, है ना। उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में भी होगा, और अपने को सारे तो करने भी नहीं है, थोड़े तो छोड़ने ही वाले अपने। तब 40 दिन में कवर करने की ट्राई करो। जब कवर भी करते हो तब जैसे जो करेंटली आज मैंने कोई चैप्टर मेरे प्लान में था आज मुझे चैप्टर करना है, तो उस चैप्टर्स को अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसमें अगर मैंने 5-6 घंटे के 1-2 घंटे आप रिविजन को भी दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए 40 डेज पर जब मैं पहुंचू तो मुझे फर्स्ट डे किया कि तो याद ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को टेस्ट प्लानर बना के दिया था कि ये टेस्ट आ रहे हैं, आप लोगों को 4 पार्ट टेस्ट थे, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। राइट, पहले 40 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, जितना भी कर सकते हो। 40वें दिन के बाद अब आपको कोई नया टॉपिक नहीं चलना है, जो हो गया वो हो गया। फिर उस 40 दिन में आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, फॉर्मूला भी बनाए, ठीक है। उसके बाद के 10 दिन मैं वापस वो सारे फॉर्मूलास और सारे जो टिप्स शॉर्ट नोट्स बने उसको वापस 2 बार रिवाइज करो। पर इस बीच में आप एनालिसिस तो कर ही रहो अपनी टेस्ट के, अपनी मिस्टेक भी लिखते जा रहे हो, राइट, अपनी मिस्टेक भी लिखते जा रहे हो कि इसमें मैंने ये गलती की। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक वो क्वेश्चन थी जो मुझे चैप्टर आता था फिर भी मेरा गलत हो गया, तो उससे सबसे ज्यादा पहले डरो कि भाई मुझे आता था फिर गलत क्यों हो गया, ऐसा कि मेरे कंसेप्ट में कुछ गलती है, उसको तुरंत रेक्टिफाई करो, राइट। एक वो क्वेश्चन कि जो मुझे चैप्टर आता ही नहीं था फिर नहीं बना, तो ठीक है उसको एनालिसिस भी नहीं करना है, तो चैप्टर किया ही नहीं तो तो उसका बनना ही नहीं था, तो वो छोड़ दो। पर जो आता था फिर गलत हो गया तो फिर वो ठीक करना जरूरी है। आपने आज गलती की, अगर सपोज आपने बायोनोमियल में कुछ मिस्टेक आज की और आपको चैप्टर आता है अच्छे से फिर भी गलती हुई, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि बायोनोमियल का गलती नहीं करोगे, बट वो गलती तो नहीं करोगे जो आपने पहले की, तब कोई नई टाइप की गलती करोगे तब भी। और आप इस दौरान अगर आप लोग मेरी सर्च कितनी टेस्ट हो रही है पूरे में 4, 2 रिव्यू टेस्ट है, 3 रिव्यू टेस्ट है 7, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट है, रिसर्च से कुछ 18-20 टेस्ट दे रहे हो आप लोग। आप ज्यादातर कितनी मिस्टेक्स को कर सकते हो कोई भी चैप्टर, 4, 5, 6, अगर आपने सारे नोट डाउन कर रखे हैं तो अब जब एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो आप 10 मिस्टेक है ही नहीं करने के लिए, बची नहीं है। मेरे पास बची भी तो होनी चाहिए, मिस्टेक करूं क्या मैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इस रोड पे खड्डा है और वो मुझे पता है कि उस रोड पे खड्डा है, तो आप उस रोड पे थोड़ी चलोगे। तो आपको 6-7 रोड पता है कि इस रोड पे तो मुझे नहीं चलना है, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर भी नहीं होगा, फिर भी होगा, वो एग्जाम हॉल है, वहां तो 2+2 भी 5 होता है, तो वैसी सिली मिस्टेक्स होगी, कुछ भी कर ले हम लोग, बस ठीक है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। भाई एनालिसिस बहुत जरूरी है। मार्क्स आपके जब बढ़ेंगे, जैसे आज फर्स्ट टेस्ट में अगर आपके 120 आए, दूसरी टेस्ट में अगर 130 आए, तो कॉन्फिडेंस में कर पा रहा हूँ, फिर उसको बस बढ़ाने की ट्राई करो, विथ कॉन्फिडेंस, एनालिसिस और प्लस टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आज भी आप लोगों को आते हैं कि सर मेरे पेपर छूट जाता है और क्वेश्चन मुझे आता था रह गया, वो तो होना ही नहीं चाहिए।
इसलिए मेरा तो मानना ये है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप लोगों के लिए सबसे इजी प्रोसेस तो यही, सबसे अच्छा प्रोसेस तो ये कि पहले तीनों सब्जेक्ट की इजी क्वेश्चन निपटा लो। और आप इजी क्वेश्चन किसको बोलूंगा मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ा और मुझे पता है कि क्वेश्चन ऐसे ही होगा। और पूरे पेपर में कितना भी टफ पेपर, मैं अगर 2022 का भी पेपर बता दूं जो आज का सबसे टफेस्ट पेपर था मेंस का, उसमें भी आपको पूरे पेपर में 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि जो आप आराम से कर सकते हैं। जबकि वो सबसे टफेस्ट पेपर था, फिर मैं 20 क्वेश्चन बता, बाकी सब में तो आपको आराम से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट मिला के बोल रहा हूँ, कि जब आराम से कर लो। ऐसा तो कोई भी नहीं यहाँ पर कि जो बहुत ही ब्लैंक है यार, कुछ भी नहीं आता, उससे तो कोई भी नहीं बैठा है, राइट। तो आप वैसे क्वेश्चन वहां से पता कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन का पढ़ लो और आपसे पूरे तुरंत बन रहे हैं। जब आप क्वेश्चन जब एक पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना आपको कि क्वेश्चन में से बनेगा कि नहीं बनेगा। इजी क्वेश्चन बना देंगे, फिर एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने पढ़ा, आपको हाँ हमने पढ़ा हुआ है बट अभी स्पीच नहीं हो रहा है, तो सोचना पड़ेगा इसमें, तो क्वेश्चन किस में डाल दो, रिव्यू में, मतलब मॉडरेट वाला रिव्यू में डाल दो, ये मुझे क्वेश्चन करना है वापस। एक ऐसा क्वेश्चन है भाई, लोकस का क्वेश्चन आ गया, 4 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ा समझ नहीं है, पूछा क्या है, वापस एक बार पढ़ा, वापस समझना है, तो उसको हटा दो, उसको रिव्यू में भी नहीं डालना है, उसको रिव्यू में भी नहीं डालना है, तो देखना ही नहीं, राइट। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे पेपर में। आपने इजी क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहा है, तो ऐसे अगर 25 क्वेश्चन मिले तो 25 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा 45 मिनट में मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ। 25 क्वेश्चन कर लो जो इजी थे आपके लिए, तो कितने मार्क्स हो गए आपके, 45 मिनट में 100 मार्क्स है आपके पास। इसमें काफी बच्चों ने कहा कभी 100 नहीं आए, ये मैं आपको 45 मिनट में 100 ला रहा हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा, नहीं बनने वाले क्वेश्चन भी बनना चालू हो जाएंगे। और फिर मेरे पास उसके बाद भी 2 hours 15 मिनट, और मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 25 क्वेश्चन इजी थे, उसका अभी कितने क्वेश्चन बचे, 50, उस 50 में से बोलता हूँ 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट थे, जिसको आपने रिव्यू में डाल रखा है। ज्यादा हार्ड का रेशियो सबसे कम होता है, एटलीस्ट मेन लेवल पे तो हार्ड का रेशियो कितना होगा, ज्यादा 25-20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हम छोड़ ही रहे, हम कर ही नहीं रहे। तो बाकी जो 30 क्वेश्चन जो मॉडरेट क्वेश्चन था, जिसको आपने रिव्यू में डाला है, अब टाइम कितना है, 2 hours 50 मिनट, और करने कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। मेरे दिमाग में 20 तो है ही नहीं, वो तो मैं नहीं करने वाला, यही सोच के मैं चल रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन 2.25 घंटे, एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम मिल रहा है, 2.25 घंटे में कितना मिनट हुआ, 4 मिनट 135, और ऐसे 30 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट आपको 4 मिनट के ऊपर, 4 मिनट बहुत होते हैं। तो आप 30 में से आराम से 20-22 तो बना ही लोगे। कितने हो गए 20-22 मतलब 80 मार्क्स, 20 बना रहा हूँ, 80 मार्क्स पहले कितने थे मेरे पास, कितने हो गए, तो मेरा हो गया 90, मेरा हो गया 90, मैं सिक्योर। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम बचा 10-15 मिनट का, तो हार्ड क्वेश्चन देखना है, 1-2 बच्चे तो अच्छा है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के लिए अगर आप करते हो कि पहले 40 दिन में मैंने पूरा सिलेबस खत्म किया, 10 दिन में मैंने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट को वापस 2 बार रिवाइज किया, और लास्ट 10 दिन में जो अब 10 दिन बचे हैं, उस 10 दिन में आप लोग के थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा फोकस करो, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में तो ऐसा मुझे लगता है कि भाई केमिस्ट्री में बच्चा अगर सिंसियरली मेहनत करे ना, थोड़ा सा ढंग से दो सी बी के उनके लिए तो बात है, बट जियो से अगर आपका ठीक है तो आप केमिस्ट्री में आराम से 85-90 मार्क्स तो आराम से गेन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ 70 भी कर लिया आपने, 70 अपने फिजिक्स में कर लिया, फिजिक्स का पेपर भी बहुत टफ तो आता नहीं, एडवांस की बात अलग है, मेंस में तो कुछ बहुत ज्यादा टफ आता नहीं, जो टफ आता है 21 सब्जेक्ट है, तो उसमें आप लोग 50 मार्क्स भी हो गए तो बहुत है। मेंस में क्या 50 नहीं ला पाओगे, 50 के लिए कितना लाना है, 12 को क्वेश्चन करने हैं, तो गलत नहीं हो 12 से 12, वो जरूरी है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का गलत ना हो, 12 क्वेश्चन मेरे हो जाते तो 40 क्वेश्चन बन जाते। उस 12 क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ नहीं किया तो आपको 12 चैप्टर गिनवा सकते, 12 क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर थ्योरी के मिनिमम 3 क्वेश्चन,
मिनिमम 3 क्वेश्चन हुए, बाइनोमियल के एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन, या मिक्स 2 क्वेश्चन भी काफी बार, 2 क्वेश्चन ही पॉपुलर क्लास में कहा कॉन्फिडेंस देख लो 2 क्वेश्चन आए, कितना हुए 6, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का 2 क्वेश्चन, कितने हुए 8, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के मिनिमम 3 क्वेश्चन, कितने होंगे 11, सेट थियरी रिलेशन एक क्वेश्चन, ये तो सेट थ्योरी का आएगा तो रिलेशन का आएगा, कितने हो गए 12, स्टैटिस्टिक एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक में क्या 3-4 फॉर्मूले तो देखिए कितने हो गए 13, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये सब वो भी इजी, अगर ठीक ठाक कर रखा आपने तो बन जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं उसको 2 या 3, 15 से 16 क्वेश्चन तो मैंने यही गिना दिया आपको जो बनते हैं, बाकी में अगर कोई चैप्टर छूता भी नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं छूता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं छूता हूँ, मैं ट्रिगो नहीं छूता हूँ, ट्रिगो के वैसे फॉर्मूला याद होगा छू जरूरी है, राइट, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं छूता हूँ, मैं एओडी नहीं छूता हूँ, जो टफ चैप्टर्स में अगर वो नहीं भी छूता तो भी 15 से 16 क्वेश्चन था आपके बने, तो डरने वाली बात ही कहाँ, आप आराम से 180 लाओगे, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना है अब इस दिनों में, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, और नवंबर तक में आप मान के चलो कि सिलेबस ऑलमोस्ट, केमिस्ट्री तो खत्म हो ही चुका आप लोगों का, मैथ का आज का दिन चला गया, वरना मैं आज या और 2 क्लास मतलब हो जाएगा, मान के चलो ये वीक में आपका मैथ खत्म हो जाने वाला है, उसके बाद फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी मॉडल है ना, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स को भी नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, मेरी सबसे उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करते, उसमें 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो भी हो ही जाएगा, तो नवंबर के बाद वैसे भी मैं आप लोग यहाँ आने की फ्रीक्वेंसी कम कर देने वाला है, मतलब आप आके पढ़िए हो ठीक है, रेगुलर क्लास की जरूरत है, डाउट्स के लिए बैठे हुए, तो आपको अगर बीच में जैसे अभी आप लोग 4 दिन और तो मैं 3 दिन कर दूंगा, सिर्फ आइए डाउट सॉल्व करवाइए, एनालिसिस किया होगा उसमें जो भी नहीं फंसा है, जो नहीं समझ आ रहा है तो वो करो, और फिर रिवीजन चलता है, जैसे मुझे जो लगता है कि 2-3 चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिन्होंने पहले केयर कर रहा था जैसे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक को, तो मैं एक बार रिवाइज वापस करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, और जो आप लोग बोलोगे कि ये भी वापस एक बार रिवाइज करवा दो, अच्छा मैंने इस पूरे 15 क्वेश्चन में एक और पूरा का पूरा सेक्शन तो टच ही नहीं किया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जबकि मुझे लगता है कि वो भी मेरे हिसाब से इजी होता है, बस वो प्रॉपर्टीज आपको सारी अच्छे से याद हो, तो जो लास्ट के जो 10 दिन रखे ना अपने लास्ट मिनट पर, वो ऐसे ही चैप्टर के लिए रखे, कोऑर्डिनेट, सुबह उठ के रोज जैसे ब्रश करते हुए सिस्टमेटिक, सुबह उठ के मुझे 1 घंटा रोज कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो हो जाएगा, कब तक वो भी बना करेगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बस लेटर सिस्टम का फोकल पॉइंट का हार्मोनिक मीन सेमी लेटर सिस्टम होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा, डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन डायरेक्टली फंसने वाला है, ठीक है, जैसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक से करोगे तो भले आपका जो भी आगे का स्कोर रहा होगा उसको भूल जाओ, अब क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो, फॉर्म सबका भर दिया है, किसी को बाकी होगी कोई बाकी, अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है, तो बस वो अच्छे से फॉर्म कर दो, फिर और भी फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से एग्जाम आप लोग को देनी है, जैसे गुजरात बोर्ड वालों को गुजरात बोर्ड का भी फॉर्म भरना चालू होगी, तो स्कूल वाले से भरवाते होंगे, आप लोग खुद से करना है, तो वो आएगा, फिर कुछ चीजें नहीं आएगा तो बताऊंगा बीच से, जो मुझे लगता है कि देनी चाहिए आप लोगों को, तो मैं आपको बता दूंगा एक बार, उसका भी मैं आपको एक दिन पूरे जो 8-9 एग्जाम होती है, मुझे लगता है कि जो बच्चों को इसमें से जो आपको लगता है मैं आपको उसका, जैसे IIT हो गया, आईटर की एक खुद की भी एक एग्जाम होती है, जो काफी बच्चों को नॉर्मली पता ही नहीं होती, फिर नाइटर की खुद की एक एग्जाम होती है नेस्ट करके, JEE तो एडमिशन देते ही देते हैं, नाइटर पता है, कॉलेज नहीं पता, ठीक है, उसका हम वापस डिस्कस करेंगे, क्लासेस का भी लेने का मैं आपका सेशन में आपको भी बता दूंगा कि ठीक है, JEE हमारा मेन गोल है, बट अगर कोई भी रीजन से अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए, है ना, और कोई अगर ये सोच रहा है कि सर मैं ड्रॉप लूंगा, तो मैं तो मना ही करता हूँ, हर बच्चों को मना करता हूँ कि ड्रॉप मत लो,
या तो फिर बहुत सिंसियर, जिसको मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा सिंसियर था, कोई रीजन जिसका नहीं तो बात अलग। अदरवाइज ड्रॉप लेना मना कर देगी। ड्रॉप लेके पढ़ना, जब आप 2 साल नहीं पढ़े तो ऐसा क्या जादू हो जाने वाला उसके बाद, है ना। तो वो मुश्किल है। पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं। तो वापस और ड्रॉप लेके वापस 8-9 महीना वापस पढ़ना वेरी चैलेंजिंग। या फिर वैसा माहौल हो, आई डोंट थिंक सूरत में वैसा माहौल है। या आप अपने आप को बाकी सबसे अलग कर लो, खुद को आइसोलेट कर सकते एक रूम के अंदर, कि दोस्तों से नहीं मिलने का, कोई फंक्शन में नहीं जाने की, कर सकते हो आप, तो फिर ड्रॉप लेना चाहिए, वरना वो लेने का सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए आपके पास और ड्रॉप वाला ऑप्शन नहीं, आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं, आपके पास एक ही है, जेन्युइन अटेम्प्ट। उसके लिए 62 डेज है। लाइफ का ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर एक काउंसलिंग के टाइम पर रिग्रेट करो तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। और जैसे बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, अभी तक तो कुछ किया नहीं, ऐसा लग रहा है कि पहले का भी तो नहीं आता 11th का, तो आपको ठीक है ना, सब कुछ करना भी नहीं ना, उसमें सिलेक्टिव कर लो जिसका वेटेज ज्यादा है, तो पूरा क्यों करना है। आप यही खड़े खड़े गिनवाले की चैप्टर करोगे तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ये चैप्टर, इसलिए मैं बहुत वापस बार बार बोल रहा हूँ इसको आप लोग, तो क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं बोल रहा कि आप फोकस मंडे की टेस्ट पे मत करो, तो करना ही है, बट साथ में फिर आप अपना 1 घंटे एक्स्ट्रा निकालो। सोने 7-8 घंटे से लोग सोते होंगे, उन्हें पता है इसमें थोड़े लोग, तो आप उसको 6 घंटे करके वो 2 घंटे एक्स्ट्रा निकलो, उसमें ये सब काम कर लो। तो अभी नहीं करोगे, अगर आप उसको 5 दिन के बाद करने जाओगे तो भूल गए होंगे सब कुछ। फिर वही सेम काम करने में आपको जो 1 घंटे में तो उसको कितना घंटा लेगा? 3 घंटे लेगा। तब अपने फालतू के 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए, तो नीड ही नहीं। इसलिए रोज का काम रोज कर लेना चाहिए, स्पेसिफिकली जब ऐसे थियोरेटिकल चैप्टर्स आते हैं तो स्कोरिंग, ठीक है। तो लाइन स्पेस बहुत सिंपल है, वही 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D, लाइन स्पेस। अब जो थर्ड प्लान है, थर्ड जो है वो आप लोगों को बोर्ड में है भी नहीं, बोर्ड खत्म हो गया आपका 3D का, बोर्ड में इतना ही है, लाइन स्पेस और थोड़ा बहुत जो बेसिक कंसेप्ट होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है प्लेन, जो आप लोगों को मेन और एडवांस दोनों में काम आएगा। 2D का लाइन और 3D का प्लेन एग्जैक्टली सेम भी होगा। ये आप लोगों का एक प्लेन है कोई भी, पहले इस प्लेन का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, दोनों इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म को यूज करके हम बनाते हैं कार्टेशियन फॉर्म। हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है, जैसे XY प्लेन का नॉर्मल कौन है? मतलब के YZ प्लेन का नॉर्मल कौन है? I है ना। वैसे हर प्लेन का एक नॉर्मल होगा, तो इस प्लेन का भी एक नॉर्मल होगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं n वेक्टर। इस प्लेन के अंदर कितने मूवेबल पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। एक को ले लेता हूं मैं, कोई भी r पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, जो मूवेबल है। ये मूवेबल पॉइंट तो वैसे कोई ना कोई फिक्स पॉइंट भी होगा, इसी पे लाइक करता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ a नाम, जो फिक्स पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ AR वेक्टर। तो ये AR वेक्टर और n वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के अंदर होने वाला हर वेक्टर उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, मींस AR वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद n वेक्टर। AR वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद n वेक्टर। AR वेक्टर को क्या लिखोगे? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, राइट। किसके साथ परपेंडिकुलर है? n वेक्टर के साथ। इसका डॉट प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए? 0। तो क्या होगा? इसको अगर ओपन करोगे तो R डॉट n इक्वल टू A डॉट n, R डॉट n इक्वल टू, इसको बोलते हैं प्लेन का वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन का वेक्टर। R क्या है? n क्या है? नॉर्मल। A क्या है? फिक्स पॉइंट। तो देखा जाए तो प्लेन के लिए भी आपको 2 ही चीज चाहिए,
क्या क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट, मूवेबल पॉइंट तो चाहिए, मूवेबल पॉइंट चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक प्लेन का नॉर्मल चाहिए, प्लेन का नॉर्मल चाहिए। ठीक है, राइट। अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये अगर कार्टेशियन पॉइंट, ये मूवेबल पॉइंट है तो मूवेबल पॉइंट को क्या लिखूंगा? x, y, z। ये फिक्स पॉइंट है तो इसको मैं ले लेता हूँ x1, y1, z1। इन वेक्टर को ले लेता हूँ ai के प्लस bj के प्लस cj के। इसमें पुट करता हूँ। r वेक्टर को क्या लिखोगे? xi के प्लस yj के प्लस zk के। n वेक्टर को क्या लिखोगे? ai के प्लस bj के प्लस ck के। a डॉट n को क्या लिखोगे? a डॉट n क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1। ये भी कांस्टेंट है। abc क्या होगा? प्रोजेक्शन है ना, तो कांस्टेंट ही होगा कोई भी। x1 y1 z1 भी क्या है? कांस्टेंट फिक्स पॉइंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, तो लास्ट में कांस्टेंट ही मिलेगा पूरा मिलके। a डॉट n क्या देगा? एक स्केलर प्रोडक्ट ही तो देगा, सही है, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। और यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? ax प्लस by प्लस dz, और इस कांस्टेंट को अगर मैं सपोज d नाम दे दूं, डी को सब्स्टिट्यूट भी कर लेता हूँ, कांस्टेंट के ना प्लस d इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म है। और आप देखो ये पूरा लाइन जैसे दिख रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये वैसे बस इसके अंदर ये 3D जैसे कोऑर्डिनेट एकदम एक स्लाइड सेट वाला, राइट। ये कौन सा फॉर्म हुआ? कार्टेशियन फॉर्म। अब मुझे बताओ इसको देख के, ये जो मिला आपको ax प्लस by प्लस cz प्लस d, तो ये abc क्या है? 3D के हिसाब से abc क्या है? डायरेक्शन। abc क्या है? डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब जैसे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट जो क्या होता है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। और d कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट लाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? और डायरेक्शन रेशियो तो ही, तो यहाँ पर भी चाहिए था प्लस ये फिक्स पॉइंट। तभी तो ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 को हमने d नाम दिया है। इससे भी मुझे क्या पता चला? जैसे लाइन इन स्पेस में कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन। वैसे प्लेन का भी कोई इक्वेशन बनाने के लिए भी वापस दो ही चीज चाहिए, फिक्स पॉइंट जो प्लेन पे रहता है और एक डायरेक्शन रेशियो किसका? नॉर्मल का। प्लेन का खुद का कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, प्लेन को खुद काम ही नहीं करता। प्लेन कहता है कि राजा है, उसने लोग रखे हुए हैं, उसने किसको रखा हुआ अपने काम करने के लिए? नॉर्मल को। जब दो प्लेन के बीच में भी एंगल बनाना होगा तो प्लेन एंगल नहीं बना, तो उनके नॉर्मल एंगल बनाते हैं। जो भी काम करेगा कौन करेगा? नॉर्मल। लाइन में लाइन को खुद को काम करना पड़ता है, इसलिए लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन का खुद का कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलता है? उसके नॉर्मल। तो क्या क्या चाहिए मुझे? नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल क्यों चाहिए? मुझे वहां से डायरेक्शन रेशियो मिलता है और फिक्स पॉइंट चाहिए, दो चीजें चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन। प्लेन का इक्वेशन हमें पता चल चुका है क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसका मेरे पॉइंट है, फिक्स पॉइंट लेता हूँ x1, y1, z1। तो इसी प्लेन पे ये तो जनरल फॉर्म लिखा मैंने, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा। उस प्लेन के अंदर बहुत सारे फिक्स पॉइंट होगा, उसमें मैंने एक लिया x1, y1, z1। अगर ये फिक्स पॉइंट इसी प्लेन पे रहता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, फिर इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 d इक्वल टू 0। अभी तक इस इक्वेशन में कितने अननोन है?
4 ए बी सी और डी। अगर आप इन दोनों ये जो फिक्स पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते इक्वेशन बना, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू प्लस सी इंटू और डी इक्वल टू, पहले कितने अननोन थे, अब कितने हैं? 3। तो फिर मैं हमें चाहिए वाला यूज करने वाला हूँ जब भी मुझे प्लेन पे अभी वहां पर जो बात करता हूँ अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। आपको क्या बोला था, प्लेन के इक्वेशन फाइंड करने के क्या क्या चाहिए? डायरेक्शन रेस में फिक्स, वहां पर वो फिक्स पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, हाँ इसमें आपको दिख रहा होगा। x1 y1 z1 क्या हो गया आपका फिक्स पॉइंट, abc क्या हो गया? ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन जब भी मुझे फाइंड करना होगा तो मैं ये वाला यूज करूंगा। इसको अच्छे से फिर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। समझ आए ना आप लोग, इंटरप्रेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे स्टेटमेंट हो सकता है। अब हो सकते हैं कि आपको दिया जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 2, 3 and parallel with 3x minus 2y plus 5z plus 7 equal to 0. B. Passing through minus 1, 3, 5 and 3, minus 1, 4. Perpendicular with r dot I minus j plus 2k is equal to 3 and tx minus 4y minus z plus 5 equal to 0. D. Containing x minus 1 by 2, y plus 3 by 4, z minus 5 by 9, चार पार्ट पहले देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो कहां से पास हो रहा है 1, 2, 3 से, और अलग अलग चार क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन हमें ये पता है कि भाई कोई भी प्लेन का इक्वेशन अगर फाइंड करना तो हमें दो ही चीजें चाहिए, एक फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल। फिक्स पॉइंट दिया हुआ है कहां से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1 y1 z1 की जगह पर क्या रख लूंगा 1, 2, 3, तो a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 3 equal to 0। ये होगी। अब सिर्फ क्या ढूंढना है, उसके लिए कुछ दिया होगा। क्या दिया है, जो प्लेन आपको, ये मेरा आंसर है, ये मेरा प्लेन है, बट ये प्लेन इसके साथ पैरेलल है, तो प्लेन पैरेलल नहीं होते।
कौन पैरेलल होंगे? उनके नॉर्मल। क्या बोला मैंने? प्लेन कभी कुछ काम नहीं करता, उसने किसको रखा है अपने लिए? नॉर्मल। तब ये बोलते हैं कि प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर। व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल तो उनके नॉर्मल पैरेलल है, तो नॉर्मल पैरेलल है। ठीक है, अब नॉर्मल पैरेलल है तो ये किसका इक्वेशन है? प्लेन का। तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 minus 4 3 minus 2 is 5। वो क्या है? उनके उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, जो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के साथ, तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। और अगर ये और ये अगर पैरेलल है तो a/3 इक्वल टू b/-2 इक्वल टू c/5। पैरेलल वेक्टर्स या पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शन सेम होता है। तो किसी के तो इक्वल होगा, सपोज a के इक्वल है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 3k। तो यहाँ पर 3k इंटू f-1 माइनस 2k इंटू y-2 प्लस 5k इंटू z-3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? सामने 0 है तो हट ही जाने वाला है। बस एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा तो नेगेटिव होगा। बाकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा? 3x माइनस 2y प्लस 5z, बाकी कांस्टेंट माइनस 3 प्लस 4, तो 4 माइनस 3 1, और ये माइनस 15, 1 माइनस 15 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर सही की गलत है? क्योंकि अगर ये प्लेन और ये प्लेन अगर पैरेलल है तो सिर्फ किसका डिफरेंस आना? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो सेम प्रोपोर्शन है। तब देखो तो दोनों में ये वाला पार्ट सेम है। ये तो 2D जैसे नहीं लग रहा है सब कुछ। 2D में दो लाइन पैरेलल था तो सिर्फ किसका डिफरेंस था? कांस्टेंट का, स्लोप अलग था। यहाँ पर भी अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में, किसका डिफरेंस होना चाहिए? फाइन। इसका बी वाला पार्ट जो गया ए, बी क्या दिया? ये तो फिक्स पॉइंट से पास हो ही रहा है, इतना पार्ट तो a into x-1 प्लस b into y-2 प्लस c into z-3 इक्वल 0। और वो प्लेन में फिक्स पॉइंट तो था ही जहाँ से पास हो, और उसके अंदर और दो फिक्स पॉइंट दे दिए कि भाई यहाँ से भी पास हो रहा है, ये इसको कन्फ्यूज है। तो फिर अगर इन दोनों से पास हो रहा है तो इसको करने का एक तो मेथड पर मुझे तो जो आपके लिए इजी है वो बताता हूँ। ये दोनों अगर इसी प्लेन पे लाई करके दोनों सेटिस्फाइड भी तो करेंगे, करेंगे। एक्स वाई जेड की जब रख लेते हैं, पहले -135 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो क्या आएगा? -2 b रखूंगा तो क्या आएगा? प्लस b, और क्या था? 5 रखूंगा तो क्या आएगा? 2c इक्वल टू 0। ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा उसी प्लेन में, तो क्या आएगा? 2a -3b प्लस c इक्वल टू 0। कितने रिलेशन मिल गए? 2। वैल्यू किसकी चाहिए? 2 से कैसे निकालोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करते थे अपने? a अपॉन, जब a लेते थे a के कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। 1 into 1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 6, फिर b लेते थे तो गेप के लिए भले ये वही हो गया, किसी को डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिख लो, abc -2 1 2 2 -3 1। a लेते हो तो a के कोएफिशिएंट को नहीं देखने का, वही अवॉइड कर दो ना एक कॉलम से, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर b देखो तो गेप का -b, फिर b वाला कॉलम नहीं देखा तो -2 -4, c जब लोगे तो +6 -2 इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा। तो a कितना आ गया? 7k, b कितना आ गया? 6k, और c कितना आ गया? 4। abc की वैल्यू रख दूंगा, क्या कॉमन? 0 के साथ गया, बाकी ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, आंसर आ जाएगा अपने। तीसरे पे चले जाता हूँ, यहाँ तक सेम है। पासिंग थ्रू तो वही पॉइंट लिया मैंने, a into x-1 प्लस b into y-2 प्लस c into z-3 इक्वल टू 0। ये प्लेन इसके और इसके दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो कौन परपेंडिकुलर होगा? नॉर्मल। और नॉर्मल जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन?
B1 A2 plus B1 B2 A1 B2 A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है या तो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 आना है। ये कौन सा फॉर्म है प्लेन का? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 minus 1 to r dot n equal to a dot n। ये ना वेक्टर फॉर्म। a dot n तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दे दिया उन्होंने 3, बट ये r dot n है तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 1 minus 1 2। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है नॉर्मल का? a b और c और परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा? a minus b plus 2c equal to 0। ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन माइनस 4 माइनस 1 ए बी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। और इसका क्या है? ए बी तो वहां से क्या मिलेगा रिलेशन? 3a minus 4b minus c equal to 0। कितने रिलेशन आ गए? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ए बी सी आ जाएगी। ये तो यहाँ पर लास्ट वाला मुझे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो यहाँ से तो पास हो ही रहा है, राइट? तो a into x minus 1 plus b into y minus 2 plus c into z minus 3 equal to 0। प्लस उस प्लेन के अंदर ये एक लाइन है कंटेनिंग दिस लाइन। कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको? अगर ये लाइन अगर उसे प्लेन पे है, इस प्लेन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल इसको क्योंकि नॉर्मल उस प्लेन के अंदर होने वाले हर लाइन के साथ अगर नॉर्मल अगर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो फिर उसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2.49। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है? ए बी सी। उनका प्रोडक्ट का सम 0। तो क्या हो जाएगा? 2a plus 4b plus 9c equal to 0। बट एक रिलेशन से तो काम नहीं बनेगा और एक चाहिए होगा 6 पॉइंट। एग्जैक्टली। अगर ये लाइन अगर प्लेन पे है, इस लाइन का फिक्स पॉइंट भी तो प्लेन पे ही है। इस लाइन का फिक्स पॉइंट 1 minus 3 और 5 वो भी उसी प्लेन पे तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ रख देता हूँ x की जगह पर 1 तो 0 into a हो गया। फिर यहाँ पर -3 तो -3 -2 तो -5b फिर 5 ना तो 5 minus 3 2 0 मिल गया दो रिलेशन। फिर वापस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एबीसी निकल जाएंगे। एबीसी पुट इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जहां पर आपको एक फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा, उसको यूज करना है आपको तो प्लेन के इक्वेशन मिल जाता होगा। लाइन का मतलब कितने फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए? 3 वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और ये आप लोग इनको कार्टेशियन फॉर्म की जगह पर इसको जनरल फॉर्म लिख लो क्योंकि आपका फाइनल आंसर ऐसा दिखता है। और ये इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो जैसा फिक्स पॉइंट आप यूज कर रहे हो ना, तो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म और जनरल फॉर्म ये क्योंकि लास्ट फॉर्म ऐसा दिखने वाला है आपको। इसके और दो फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन में था इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो था लाइन में x by a plus y by b equal to 1। यहाँ पर a और b क्या होते हैं? इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जब लाइन जहाँ पर एक एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से राइट उसका एक इंटरसेप्ट y को जहाँ कट करता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस y इंटरसेप्ट। वैसे 3D में भी तो होगा। ये 3D है, मेरे पास एक प्लेन है जो xy या yz या xz को पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं xyz एक तीनों एक्सिस को कट करेगा। फिर तो अगर तीनों में से किसी को पैरेलल नहीं है, ना xy प्लेन को पैरेलल है ना xy प्लेन को पैरेलल है
ना YZ प्लेन को पैरेलल है, ना XZ प्लेन को पैरेलल है, तो फिर तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करता होगा। तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करता होगा। सपोज ये कट कर रहा है, ये डिस्टेंस अगर A है तो इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि स्मॉल ABC यूज कर रहा है हमने। इसको ले लेता हूँ 0,B,0 और इसको ले लेता हूँ 0,0,C। मुझे इस प्लेन का इक्वेशन करना है, कैसे करोगे? आपको इस प्लेन के लिए क्या पता है? कितने? किसी एक को फिर उस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर लेते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट को सपोज इसको यूज करता हूँ, तो क्या होने का मेरा इक्वेशन? A into x minus a plus b into y minus 0 plus b into z minus a। ये मेरा आंसर है। इसी प्लेन के अंदर और भी दो पॉइंट है, सेटिस्फाई करेंगे। इसको कहाँ रखोगे? x by z की जगह पर, x की जगह पर 0 तो क्या हो गया माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल है, y की जगह पर b तो b इंटू कैपिटल b, z की जगह पर 0 तो c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फिर ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, z की जगह पर कैपिटल। ठीक है, कितने रिलेशन मिले? दो, A B C माइनस A B 0 माइनस A 0 स्मॉल कैपिटल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड A के साथ क्या होगा? BC माइनस, फिर B के साथ ये का माइनस C माइनस AC 0, C के साथ 0 माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, इक्वल टू के। तो A की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, राइट, ABC इंटू एक्स माइनस है, B की वैल्यू AC Y सॉरी KC इंटू Y और C की वैल्यू KB इंटू Z। यहाँ रखा मैंने ABC, तीनों में से क्या कॉमन? ये तो सामने जुड़े तो हटा देता हूँ पहले, ये ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? BCA माइनस ABC या BCA प्लस SCY प्लस ABZ इक्वल टू 0। हर एक में वेरिएबल है, इसको छोड़ के बाकी इसका x से y से z उसको उस तरफ ले लेते हैं। तो क्या होगा? BCX प्लस SCY प्लस ABZ इक्वल टू ABC। अब पूरी इक्वेशन को मैं ABC से डिवाइड, ये ABC से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू, तो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो था x by a plus y by b इक्वल टू बस 3d था x z by c की नेगेटिव वेक्टर भी तो कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो जब इंटरसेप्ट की बात आएगी कोई क्वेश्चन, प्लेन में इंटरसेप्ट की बात आएगी, जब आपने बोलते हैं लाइन में अगर इंटरसेप्ट की बात आई तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना चाहिए, जल्दी हो जाता है। वैसे 3D में भी अगर प्लेन की बात हो रही है और इंटरसेप्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो कौन सा फॉर्म यूज करो? x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1। उसमें कैपिटल है, कैपिटल b कैपिटल c क्या है?
पास अगर आप टाइटल देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, जो भी आपने थोड़ा बहुत डिस्कस को सबको ये तो समझ में आ गया कि भाई तो पूरा 2D जैसे ही है, 2D में जैसे लाइन था वैसे तो चल रहा है सब कुछ। तो फिर लाइन का मुझे बताओ पर्टिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे, कोई भी पॉइंट या तो फॉर्मूला mod of a1 plus b/1 plus c upon mod of a plus b root of a square plus b square, एग्जैक्टली यहाँ पर वही। बस इसमें कितने कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, 3 x1 y1। इसके डिटेल मतलब इसको फॉर्मूला डेरिवेशन पर नहीं जाते हैं, वो प्रोजेक्शन ढूंढ के हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये प्लेन का इक्वेशन होने वाला है, मुझे ये हाथ मेरा प्लेन है, यहाँ पर पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पे यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, mod of ax1 plus by1 plus bz1 plus d upon root of a square plus b square plus c square, क्या होगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3D 2D में भी यही था, सेम फॉर्मूला आपको किसके लिए यूज करनी है, 3D में भी पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। समझ आइए। अब इससे ये जब मुझे फॉर्म पता चला तो मुझे मतलब ये जब फॉर्मूला पता चले पर्टिकुलर डिस्टेंस अभी भी फाइंड करना होगा किसी भी पॉइंट का प्लेन से, तो मुझे प्लेन का और एक फॉर्म दिखा जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म। आपको लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म याद है, किसी को भी याद हो? ये लाइन है x minus x1 by cos इसको पैरामेट्रिक फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता है और ये एंगल अल्फा जब पता है तो इसको क्या लिखते थे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू v। आपको लाइन के कितने फॉर्म होते हैं आपके पास, डेट लाइन के 6, जनरल फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, लोब इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। 6 फॉर्म होते हैं टोटल, राइट। तो वैसे यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर लाइन का पर्टिकुलर फॉर्म है तो 3D में प्लेन का पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए। वहां क्या हो रहा है पर्टिकुलर फॉर्म में कि अगर कोई भी प्लेन है तो प्लेन का ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस होगा। मैं इसमें आपको प्रॉपर्ली दिखा नहीं पाता क्योंकि बोर्ड 2D और मैं 3D की बात कर रहा हूँ, तो आप विजुअलाइज करो कि कॉर्नर जो है वो ओरिजिन है आपका, यहाँ पर प्लेन है तो उस ओरिजिन से उसका कुछ तो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता होगा, राइट। तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होता होगा अगर मैं उसको P नाम दे दूं, ये P मतलब मान लीजिए डिस्टेंस को P मान लिया, तो फिर इस प्लेन को अच्छा ये जो आप लोगों का प्लेन होगा उस प्लेन का एक नॉर्मल भी होगा, हर प्लेन का एक नॉर्मल होगा। काम कौन करेगा प्लेन के लिए, तो उस नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनता होगा कोस अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, वाई के साथ भी कुछ एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोस बीटा, और जेड के साथ भी कुछ एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोस गामा। और अगर ओरिजिन से अगर प्लेन का जनरल फॉर्म क्या है, ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0, ये प्लेन का जनरल फॉर्म। इस प्लेन का ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना, अभी फॉर्मूला बताइए, b by under root क्या होगा, b by under root ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, xy z की जगह क्या रखोगे, तो d by under root of x square plus b square plus ap होगा, सही है। मेन पूरी इक्वेशन के कौन सा फॉर्म है, जनरल। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
जैसे मैं इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है a वो भी डिवाइड हो रहा होगा, और जैसे a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है डायरेक्शन। अब वो a को जैसे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। पढ़ चुके फर्स्ट क्लास में। अब ये a नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा lx, मतलब cos अल्फा मतलब क्या हो गया l। जैसे b इसके साथ डिवाइड हुआ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ, y के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी cos की वैल्यू my, c जब डिवाइड हुआ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और d जब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन प्लस p इक्वल टू 0। बट 2D के हिसाब से याद करने के लिए 2D में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p था, तो यहाँ पर भी जो p कांस्टेंट है ना उसको दूसरी तरफ तो रहेगा तो कांस्टेंट ही। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ प्लेन, जहाँ पर एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। किसका डायरेक्शन कोसाइन? नॉर्मल। जनरल फॉर्म में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, पर्टिकुलर फॉर्म में डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन होता है, और p इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो जब भी आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता हो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर इसको कब यूज कर सकते हो जब जनरल फॉर्म दिया जाए एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस जनरल फॉर्म इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म। तो क्या करेंगे डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ध्यान क्या रखोगे कि जब आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में जब p होगा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, ये सपोज आपको ये कौन सा फॉर्म है कैसे बोल सकते हो, क्योंकि दिखता तो वो भी ऐसा ही है, नॉर्मल फॉर्म भी ऐसे ही दिखता है, तो मुझे कैसे पता कि जनरल फॉर्म है? वैसे तो क्वेश्चन में बोलेंगे कि जनरल फॉर्म है उसको पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और नहीं भी बोले तो कैसे चेक करोगे स्क्वायर का, क्योंकि अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना आता है, नहीं आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर थोड़ी ना 1 आ रहा है, तो पक्का है कि ये जनरल फॉर्म। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस जनरल फॉर्म इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म, so we have to divide this whole equation with under root of 4 plus 1 5 plus 9 root 14, तो क्या होगा 2 by root 14x minus 1 by root 14y plus 3 by root 14z plus 5 by root 14 equal to 0। पर अभी भी ये पर्टिकुलर फॉर्म स्टैंडर्ड वाला बना नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में p कहाँ चाहिए राइट हैंड साइड में, फिर वो ऐसे ही दिखना चाहिए, तो फिर कांस्टेंट को तरफ शिफ्ट करूंगा, उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस में जाएगा, और p रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट कुड नेवर बी नेगेटिव, पर अभी तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करूंगा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लूंगा, तो 5 by root 14 तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अब ये जो 2 by root 14 तो माइनस 2 by root 14 हो जाएगा, ये प्लस 1 by root 14 हो जाएगा, ये माइनस 3 by root 14 हो जाएगा, फिर इसको लिख लूंगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 5 by root 14 where l is equal to cos inverse of minus 2 by root 14। ये cos अल्फा की वैल्यू ही ना, l क्या है cos अल्फा है, एंगल क्या हो गया आप लोगों का अल्फा क्या हो गया, ये L1 ये cos अल्फा की वैल्यू है, तो व्हाट इज अल्फा cos इनवर्स ऑफ 2 by root 14 है ना, ये किसकी वैल्यू देगा आप लोग की cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा cos बीटा, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा, बीटा हो जाएगा आप लोगों का cos इनवर्स 1 by root 14। वैल्यू पता होती कि मैं 1 by 2 होता तो 60 डिग्री लिखता, बट नहीं पता थी इनवर्स के टर्म में छोड़ दो, and gamma equal to cos inverse of minus। So whenever we have to convert the general form into percentage form, always divide by root of x square plus b square plus c। इसके जो
5 फॉर्म है। पहला वेक्टर फॉर्म था, फिर आया जनरल फॉर्म, उसी में से फिर कार्टेशियन फॉर्म जो हम मैक्सिमम हर जगह यूज करने वाले। कभी कभी जरूरत पड़ने पर इंटरसेप्ट फॉर्म, जब इंटरसेप्ट रिलेटेड दे दिया जाए, और बहुत रेयर केस में कभी परपेंडिकुलर फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपको ओरिजिन से उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। बट ऊपर जो फॉर्मूला है वो आपका बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, जब भी मुझे पॉइंट से लेकर प्लेन का पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, mod ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d upon root of a² + b² + c²। ठीक है, तो पहले अगर प्लेन आज मत करो, प्लेन नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास हो जाए फिर